नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है पररूप संधि। इससे पहले एक संधि पढ़ी थी पूर्व रूप। तो पूर्व रूप में हमने देखा था कि पूर्व के जैसा यानी पूर्व के समान, पूर्व में जो वर्ण है उसके समान जो बाद वाला है, और पहले वाला और बाद वाला दोनों मिलकर के पहले जैसे हो जाते हैं। उसी प्रकार ये जो पररूप संधि है इसमें पूर्व का वर्ण और पर यानी बाद का वर्ण दोनों मिलकर के पर के समान हो जाते हैं। यानी दोनों वर्णों के स्थान पर पररूप एक आदेश हो जाता है। दोनों वर्ण के स्थान पर एक आदेश, और एक आदेश कौन सा? बाद के जैसा। तो इसको एक सूत्र से समझते हैं, और सूत्र है एंगी पररूपम। सूत्र का नाम है एंगी पररूपम। ठीक है, तो ये जो सूत्र है एंगी पररूपम, ये सूत्र बताता है कि एंगी का मतलब है एंग प्रत्याहार बाद में रहने पर। अब एंग प्रत्याहार क्या है? तो जो एंग प्रत्याहार है इसका मतलब है ए या ओ, ए या ओ। तो ये जो सूत्र है ये बताता है कि ए या ओ से प्रारंभ होने वाली कोई भी धातु यदि बाद में रहे, यानी ए या ओ से प्रारंभ होने वाली धातु बाद में होनी चाहिए, और उससे पहले अवर्णांत उपसर्ग पूर्व में होना चाहिए। पूर्व यानी पहले होना चाहिए, तो वहां पर पररूप एकादेश हो जाएगा। तो इसके लिए यदि ये स्थिति माने जैसे अ या आ, यानी इनसे संबंधित उपसर्ग यदि पूर्व में रहेगा और उसके बाद में ए या ओ, इन दोनों से संबंधित कोई भी धातु हो जो इनसे प्रारंभ होती हो, तो वहां पर क्या होगा? पररूप होगा। ठीक है, तो जैसे एक उदाहरण लेते हैं अपन। उदाहरण है एजते। ये उदाहरण है एजते। अब इसमें एक बार देखना है कि ये जो है इस में क्या है? अ है। ठीक है, तो ये कंडीशन लागू हो रही है कि अ वर्ण से प्रारंभ हो, यानी अ वर्ण अंत में जिसके हो ऐसा कोई उपसर्ग होना चाहिए। अ वर्ण जिसके अंत में हो ऐसा क्या होना चाहिए? उपसर्ग होना चाहिए, और उसके बाद में ए या ओ से प्रारंभ होने वाली कोई धातु होनी चाहिए। अब ये जो एज धातु है तो इसका रूप है एजते। तो यहां पर अ और ए दोनों के स्थान पर के जैसा, पर यानी बाद के जैसा। अब बाद में क्या है? ए है, तो अ और ए दोनों को मिलाकर के यहां पर ए एकादेश हो जाएगा। तो दोनों के स्थान पर क्या हो गया? ए। अब जब ये हो गया तो स्थिति क्या बचती है? ऊपर ये स्थिति बचती है, ये जो है इसका र आधा हो जाएगा, और इधर क्या बच रहा था? जते। ठीक है, और इनके बीच में क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। ठीक है, अब ये आधा है तो इसमें ए मिल गया, और इधर जते लिखा हुआ है, तो क्या बन गया? प्रेजते। ठीक है, यदि इसका एक और उदाहरण देखें तो एक उदाहरण है एसयति। ठीक है, तो वही अवर्णांत उपसर्ग है, इधर ए से प्रारंभ होने वाली धातु है, इसलिए प्र का जो अ और इधर एसयति का ए, और दोनों के स्थान पर क्या आदेश हो गया? पररूप ए हो गया। पररूप तो समझ में आ ही गया कि पर यानी बाद के जैसा, तो अ और ए दोनों के स्थान पर क्या हो गया? ए। तो यहां पर जो कंडीशन क्या बची थी कि प्र में से अ निकाल लिया तो ऐसा शेष रह गया, इधर ए निकाल लिया तो क्या बच गया? यानी ये शेष रह जाएगा। ठीक है, और इधर क्या है? ए, तो ए इसमें मिला देंगे तो
प्रेषयति, ये स्थिति बन जाएगी। ठीक है, समझ में आया होगा आपके। इसी प्रकार यदि आ का उदाहरण ले तो आ का उदाहरण हम देखते हैं तो ये स्थिति है परा एलयति, तो वही अवर्णांत उपसर्ग हो गया। अवर्णांत है नहीं, आज इसके अंत में है। ठीक है, और इधर ए से प्रारंभ होने वाली धातु है। तो अब देखो इसमें से अपन ने आ निकाल लिया तो ये शेष रह गया। इधर एलयति का ए है तो इधर क्या शेष रह जाएगा, लयति, और ए निकाल लिया। अब आ और ए दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, पर रूप ए हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो ए है इसमें मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, परेलयति। ठीक है, तो समझ में आ गया आपके। ऐसे कई सारे उदाहरण आपको बनाने चाहिए और आप बना भी सकते हैं, लेकिन यहां जो सूक्ष्म रूप से जो ध्यान रखने की बात है वो यह है कि वो अवर्णांत उपसर्ग होना चाहिए, यानी वो शब्द नहीं होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए, वो उपसर्ग होना चाहिए। और वो जो धातु है वो ए या ओ से प्रारंभ होने वाली धातु होनी चाहिए, कोई शब्द नहीं होना चाहिए। या विशेष रूप से ध्यान रखने की बात है कि धातु होनी चाहिए। बाकी स्थानों पर ये जो कंडीशन ये काम नहीं करेगी। ठीक है, अब अपन जो उदाहरण देखते हैं वो देखेंगे ओ का। ए का तो अपन ने देख लिया, अब ओ का उदाहरण देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। जैसे एक स्थिति है उप औसति, ये स्थिति है उप औसति। अब देखो ओ से प्रारंभ होने वाली धातु है। ठीक है, इधर अवर्णांत उपसर्ग है, यानी पै में अ है और उप उपसर्ग है। इसलिए इसमें से यदि उप में से अ निकाल दिया है ना, तो ये हल बच जाएगा। इधर यदि अपन ने ओ ले लिया तो ये क्या शेष रह गया, सती। ठीक है, अब यहां ये देखना है कि अ और ओ दोनों के स्थान पर यानी ओ, तो अ और ओ दोनों के स्थान पर रूप क्या हो गया, ओ हो गया। ओ एक आदेश हो गया दोनों के स्थान पर, यानी ये दोनों गायब हो गए और क्या बच गया, ओ बच गया। अब ये ओ इसमें मिल जाएगा, पै आधा था ना ये, यानी हल अक्षर था, इसलिए ओ इसमें मिल गया। तो क्या स्थिति बच जाएगी, अपने पास स्थिति हो जाएगी कि पै में ओ मिल गया तो उपो, और ये था इधर उपोषति। ठीक है, इस प्रकार से ये चीजें आपको समझनी है। ठीक है, यानी ओ का उदाहरण आपने देख लिया। ऐसे कई प्रकार के उदाहरण आप देख सकते हैं। जैसे एक उदाहरण और है, जैसे प्र औसति। ठीक है, अब इसमें भी अ है प्र में, इधर ओ है। ठीक है, दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, है ना। अब ये प्र आधा बच गया, ओ इसमें मिल गया, इधर सती बच रहा है, तो क्या बन गया, प्रोसति। तो इस प्रकार से आप कई सारे उदाहरण बना सकते हैं, लेकिन यहां जो ध्यान रखने की बात है वो यह है कि वो धातु जो है ए या ओ से प्रारंभ होनी चाहिए, और वो जो उपसर्ग है वो अवर्णांत होना चाहिए, यानी उसके अंत में या तो अ हो या आ हो। यदि और किसी प्रकार का उपसर्ग है तो वो नहीं चलेगा। ठीक है, इसी प्रकार इसके जो कुछ और नियम है वो और देखते हैं पर रूप संधि के, यानी कई स्थानों पर और जो है ये काम करती है पर रूप संधि। तो उनका जो नियम है वो इनसे अलग है, और एक नियम है वो है सकंध
सकंधवादिषु पररूपम वाच्यम। इस प्रकार का एक नियम है, सकंधवादिषु पररूपम वाच्यम, यह है। तो यहां पर एक शब्द दिया है सकंधु। क्या शब्द दिया है? सकंधु, यानी सकंधु आदि में, सकंधु आदि में। यहां पर इसमें उ की मात्रा लगी हुई है, लेकिन यहां पर जो है उसको वह हो रखा है। क्या आदेश हो रखा है? वह, यानी यण संधि हो रखी है। यहां पर कौन सी संधि हो रखी है? यण संधि। कैसे? यदि इसको ऐसे लिखे अपन, ठीक है, इस प्रकार से लिखे सकंधु आदिशु, तो यहां पर ये जो उ है इसको क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा। यण संधि हो रखी ना, इसलिए इसको क्या हो गया? और इस प्रकार से रूप बनेगा। समझ में आ गया? सकंधु आदिशु। तो इसका मतलब यह है कि सकंधु आदि शब्दों में, अब इसका मतलब सकंधु आदि, आदि कह रहा है, इसका मतलब और भी शब्द है, कई सारे शब्द है। जैसे ये धकंधु लिख दिया मैंने, यानी सकंधु और भी कई सारे शब्द है। जैसे सकंधु है, करकंधु है, कुल्टा है, ऐसे कई प्रकार के शब्द है। तो उन शब्दों की बात कर रहा है कि उन शब्दों में भी पररूप संधि होनी चाहिए, वहां पर भी जो पररूप का कार्य है वो होना चाहिए। अब कैसे होगा इसको देखते हैं। इसको समझने के लिए एक चीज और समझनी है, और वो चीज है टी। क्या है? टी। और टी का मतलब है अचो अंत्यादि टी। अब ये टी क्या है? ये संज्ञा है। ये क्या है? संज्ञा। और ये संज्ञा किसे कहते हैं? ये कहते हैं कि जो अंतिम अच है, जो अंतिम अच है उसको टी कहते हैं। और मान लो यदि अंतिम अच के बाद में कोई व्यंजन आ रहा है, तो वो अच सहित वो व्यंजन क्या कहलाएगा? टी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वो टी कहलाएगा, यानी अच सहित वो पूरा क्या कहलाएगा? टी कहलाएगा। जैसे मैंने एक शब्द लिखा, क्या लिखा? हल लिखा। अब यहां पर अंतिम अच क्या है में जो ए है वो क्या है? अंतिम अच है। तो उस अच सहित जो अंतिम व्यंजन है वो पूरा क्या कहलाएगा? टी कहलाएगा। तो इसमें से जो अल है वो क्या है? टी है, यानी हल में अल क्या है? टी है। इसी प्रकार एक शब्द लिया मैंने, राम शब्द। अब इसमें टी क्या है? इसमें म में ए है, यानी अंतिम अच क्या है? ए। तो इसमें केवल टी क्या है? केवल ए है। लेकिन यहां पर ये जो ल है खुद व्यंजन है, इसमें कोई स्वर नहीं है, इसलिए ये जो अंतिम स्वर है इसके सहित ये पूरा व्यंजन क्या है? टी है। इसलिए अल यहां पर टी है। लेकिन इस राम में जो अंतिम क्या है? ए, म में ए है, इसलिए ये ए केवल क्या है? टी है। टी आपकी समझ में आ गया? तो ये जो नियम क्या कहता है? वो ये कहता है कि सकंधु आदि में जो टी है उसका पररूप होना चाहिए, उसको पररूप कहना है। जैसे एक उदाहरण है सक अंधु, सक अंधु। अब इसमें क्या है? सक में ए है ना। अब सक का जो ए है ये क्या है? टी है। ये सक का जो ए है ये क्या है? टी। और इधर अंधु का ए, अंधु का ए। और दोनों के स्थान पर क्या होना चाहिए? पररूप होना चाहिए। अब बताओ पर में क्या है? ए। तो दोनों ए के स्थान पर एक ए हो जाएगा। ठीक है। अब इसको मिला दो आप, तो ये ए इसमें मिल जाएगा कै में, इधर ही लिखा हुआ है, तो बन गया सकंधु। इसी प्रकार और भी उदाहरण है। जैसे एक उदाहरण है कर्क अंधु। अब इसमें कर्क में ए है,
टी है ना, अंतिम अच है इसलिए टी है। इधर अंधु का ए और इधर क्या शेष बच गया, अंधु। ठीक है, अब इस ए और ए दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, ए पर रूप हो गया। अब ये ए इसमें मिल गया तो क्या बन गया, करकंधु बन गया। ठीक है, ऐसे आप करके और कई सारे उदाहरण बना सकते हैं। जैसे एक उदाहरण देखा, कुल आटा। अब यहां पर कुल के लय में जो ए है, कुल के लय में क्या है, ए, टी है वो टी है। इधर अटा का ए, ये भी क्या है, टी है। और दोनों के स्थान पर मिलकर के क्या हो गया, ए हो गया। ठीक है, तो इसका ए निकाल दिया था अपन ने और इधर से ए ले लिया था, तो ए इसमें मिल जाएगा। ठीक है, और क्या बन गया, कुल टा। भाई ए इधर से निकाल दिया था, ये ले लिया, इधर ल में ए ले लिया, टी, और दोनों के स्थान पर एक ए हो गया। अब एक ए इसमें मिल गया तो कुल और टा, कुलटा। समझ में आ गया। तो इस प्रकार से ये भी इसके विशेष उदाहरण हैं, इनको भी ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, और भी इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे एक आता है, एक नियम आता है, ओत्वष्ठयो समासे वा, ओत्वष्ठयो समासे वा, उसको भी देखते हैं। ओत्वष्ठयो समासे वा, वा लिखा है, क्या लिखा है, वा। और इस वा का मतलब है विकल्प से, यानी विकल्प का मतलब एक बार तो पर रूप होगा और एक बार नहीं होगा। अब जब पर रूप नहीं होगा तो फिर कोई दूसरी परिस्थिति आएगी। ठीक है, इसका मतलब एक बार पर रूप होगा और एक बार कोई दूसरी संधि होगी। और ये केवल समास में ही करता है कि वो शब्द क्या है, वो सामासिक शब्द होना चाहिए, वहां पर समास की स्थिति उत्पन्न होनी चाहिए। और बाद में कह रहा है कि ओतु और ओष्ठु दो शब्द है, यहां एक शब्द है ओतु और एक है ओष्ठु, ओष्ठ। एक शब्द है ओष्ठ और एक है ओतु। अब यहां वह हो रहा है तो वही यण की स्थिति आ रही है, यानी यहां भी यण संधि हो रही है। इस प्रकार से शब्द बन गया ओतोष्ठयो। तो दो शब्द याद रखना है, एक तो ओतु और एक ओष्ठ। ये शब्द यदि बाद में रहे, ये शब्द कहां होने चाहिए, बाद में, और सामासिक शब्द होना चाहिए, तो वहां पर विकल्प से पर रूप होगा। क्या होगा, पर रूप होगा। जैसे इसका एक उदाहरण लेते हैं अपन। उदाहरण है जैसे स्थूल और ओतु, ये उदाहरण है, स्थूल ओतु। अब ये स्थूल शब्द है, क्या है, स्थूल शब्द है, अवर्णांत है, अवर्णांत है ना ये, यानी ल में ए है, अवर्णांत शब्द है। इसलिए यहां पर स्थूल का ए और इधर ओतु शब्द दे रखा है, ओतु शब्द दे रखा है, तो इनको क्या हो जाएगा, पर रूप हो जाएगा। अब बताओ पर रूप क्या होगा, ए और ओ में से पर रूप क्या होगा, ओ होगा। तो दोनों को मिलाकर के क्या हो गया, ओ हो गया। अब स्थूल के ल में जो ए है उसको अपन निकाल लिया था, इसलिए, और इधर से ओ ले लिया था, है ना। अब ये ओ इसमें मिल जाएगा और क्या बन जाएगा आपका, ये ओ इसमें मिल गया और इधर तू शेष रह रहा है, तो स्थलोतु क्या बन गया, स्थलोतु। इसी प्रकार उदाहरण ओष्ठ का देखते हैं। अब ओष्ठ का उदाहरण देखो, तो जैसे एक शब्द है बिंब, ओष्ठ, बिंब, ओष्ठ। अब यहां देखना है कि ओष्ठ शब्द आ रहा है, तो ओष्ठ का ओ और बिंब के ब में जो ए है। अब बताओ दोनों के स्थान पर रूप क्या होगा,
ओ होगा। ठीक है, तो इसका ए ले लिया, इधर ओ ले लिया। अब ओ इसमें मिल जाएगा तो क्या बन गया, बिंबोष्ठ बन गया। क्या बन गया, बिंबोष्ठ बन गया। ये समझना है कि अवर्णांत शब्द होना चाहिए और ओतु या ओष्ठ शब्द होना चाहिए। तो ओतु का उदाहरण ये देखा। अब जो समझना है कि सामासिक शब्द है, ये यहां पर समास हो रहा है, यानी एक ही शब्द है, सामासिक शब्द है। अब ये वा यानी विकल्प से करेगा, एक बार करेगा एक बार नहीं करेगा। अब जब ये पररूप संधि होगी तब तो बन गया आपका बिंबोष्ठ बन गया। लेकिन जब यहां पररूप संधि नहीं होगी तो फिर देखो स्थिति फिर क्या बनेगी, फिर इसको दोबारा समझो। तो अब यहां देखना है क्या स्थिति थी, बिंब और ओष्ठ, ये स्थिति थी। अब यहां देखना है ए और ओ। अब बताओ ए और ओ वाली स्थिति में कौन सी संधि होती है, ए और ओ वाली स्थिति में कौन सी संधि होती है। तो एक संधि पढ़ी अपन ने, वृद्धि संधि, कि ए प्लस ओ बराबर क्या होता है, औ होता है। क्या होता है, औ होता है। तो औ इसमें मिल गया तो आपका जो है उदाहरण बनेगा वो बनेगा बिंबोष्ठ। क्या बनेगा, बिंबोष्ठ। तो ध्यान ये रखना है कि बिंबोष्ठ भी सही है और बिंबोष्ठ भी सही है। ठीक है, ये ध्यान रखने की बात है यहां पर, यानी ये भी सही है और ये भी सही है, ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। यानी दोनों उदाहरणों में से जो भी आ जाए दोनों रूप सही है, क्योंकि एक बार वृद्धि संधि हो रही है और एक बार पररूप संधि हो रही है। ऐसे ही अपन देखें स्थूलोतु में, स्थलोतु में देखते हैं। तो स्थलोतु में क्या है कि शब्द है स्थूल और एक है ओतु। अब जब पररूप हो रहा है तो बन रहा है अपना उदाहरण स्थलोतु, एक मात्रा वाला, ऐसा एक मात्रा वाला। लेकिन जब वृद्धि संधि होगी तो फिर दो मात्रा का बनेगा। तो यहां पर ए और ओ दोनों को क्या वृद्धि हो जाएगी, अवृद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अवृद्धि। और फिर जो रूप बनेगा अपना वो क्या बनेगा, स्थलोतु, यानी मात्रा एक ना लग करके दो मात्रा लगेगी। ठीक है, तो ये आपकी समझ में आ गया। यानी ओतु और ओष्ठ का समझ में आ गया कि एक बार तो पररूप संधि होगी, एक बार वृद्धि संधि होगी। ये ध्यान में रखना है कि दोनों शब्दों की कंडीशन है। इसी प्रकार से इसके एक दो और उदाहरण देखते हैं। एक नियम आता है ओमांगोश्च, मतलब एक नियम है ओमांगोश्च। उसमें दो शब्दों का उल्लेख है, एक तो ओम और एक आंग, दो शब्दों का उल्लेख है उसमें। जो नियम है वो है ओमांगोश्च। ठीक है, तो इसमें एक तो शब्द है ओम, है ना, और एक है आंग। ये जब ये दोनों शब्द होंगे तो वहां पर रूप होगा। क्या होगा, वहां पर रूप होगा कि जब ओम और आंग ये रहेंगे तो वहां पर रूप होगा। जैसे एक उदाहरण दिया, शिवाय और ओम। अब ओम बाद में आ रहा है, ठीक है, अवर्णांत शब्द है, इसलिए शिवाय का ए है और ओम का ओ। ठीक है, अब ये ए और ओ दोनों के स्थान पर रूप क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, और ओ इसमें मिल जाएगा। अपना जो रूप बनता है, अब ये में ओ मिल गया, उधर मैं शेष है, तो क्या बनेगा, शिवायों। क्या बनेगा, शिवायों। तो ध्यान ये रखना है कि ओम शब्द बाद में आना चाहिए। अब ऐसे एक आंग का उदाहरण देखते हैं। तो आंग का उदाहरण क्या है, वो है शिव
आ और ई, ठीक है। अब ये जो आ है ये आंग का ही रूप है, यहाँ पर ग की संज्ञा होकर के आ शेष बचता है, ठीक है। समझ में आया आपके कि जो आ है ये आंग का ही रूप है, ग की संज्ञा होकर के आ शेष बचता है। तो ये स्थिति है यहाँ पर, ठीक है। अभी आंग है इसलिए ये जो शिव है, इस शिव के ए और इधर आ है ना, और दोनों के स्थान पर रूप क्या हो गया, आ हो गया, ठीक है। तो ये जो है क्या बन गया, शिवा बन गया। इधर क्या है, ई, क्या है, ई। अब आ और ई दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आ और ई के स्थान पर गुण हो जाएगा, और दोनों को गुण क्या होगा, ए होगा, और जो रूप बनेगा वो बनेगा शिवी, क्या बनेगा, शिवी। यहां पर जो पर रूप है वो केवल शिव ए और आ दोनों में ही, यानी शिव और आ में ही है पर रूप। ये जो बाद का जो ये है ये गुण संधि का उदाहरण है। तो ये जो शिवे ही है ये किसका उदाहरण है, आंग का। और ये जो शिवायोम पढ़ा था ये किसका उदाहरण है, ओम का। इसी प्रकार आम और ओंग दोनों ध्यान रखना है कि ये शब्द बाद में आएगा तो भी वहां पर क्या होगा, पररूप संधि होगी। इस प्रकार से ये आपके समझ में आया होगा और इनको विशेष रूप से समझना है। आशा करता हूं आगे भी आप क्लास लेते रहेंगे। धन्यवाद।